बेटा। हाँ जी कनिष्का जी, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ बच्चे, क्या हुआ? देखिए बच्चे, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इस डिबेंचर चैप्टर में हमारे पास दो चैप्टर्स हैं बच्चे। बेसिकली डिबेंचर के अंदर ना एक हमारे पास, अगर मैं यहाँ से इशू वर्ड हटा दूँ, सिर्फ डिबेंचर की बात रखूँ, तो हमारे पास दो चैप्टर्स हैं बच्चे इसके अंदर। एक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और एक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये हमने अपने 12th CBSE में पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा हुआ। दोनों ही चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2-2 दिन का टारगेट लेके चलना है, मैक्सिमम 2-2 दिन में ख़त्म करने हैं। अब आते हैं जी इशू ऑफ डिबेंचर्स पे। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं बच्चे। इस टॉपिक में से हमारे पास बड़े सारे थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इशू ऑफ डिबेंचर, सबसे पहले तो मुझे डिबेंचर का मीनिंग पता होना चाहिए। डिबेंचर बच्चे हम सभी को पता है ना, लिखना तो आएगा नहीं, मीनिंग हमें पता होना चाहिए। डिबेंचर क्या होती है जी? हमारी लायबिलिटी। बेसिकली डिबेंचर क्या होता है जी? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट होता है ये। डिबेंचर क्या हो गया जी? हमारे पास एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट हो गया, उधार का प्रूफ हो गया। डिबेंचर के ऊपर कंपनी क्या पे करती है? रेगुलरली इंटरेस्ट पे करती है। कंपनी क्या पे करती है बच्चे? इंटरेस्ट पे करती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास एग्ज़ाम में, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होते हैं उसकी नेचर क्या होती है? ये सभी हमने 12th में भी पढ़ा हुआ है अपने CBSE में। इसकी नेचर होती है बच्चे, याद रखेंगे, चार्ज। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज का मतलब होता है जी कंपलसरी खर्चा है, आपको देना ही देना होता है। डिबेंचर्स नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं देन इक्विटी शेयर। इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है फॉर फिक्स्ड रिटर्न। डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है फिक्स्ड रिटर्न कमाने के लिए। जिसके पास डिबेंचर होते हैं उसे आप क्या बोलते हैं जी? कंपनी का क्या होता है वो? डिबेंचर होल्डर। अब जो डिबेंचर होल्डर होता है ना, वो कंपनी का ओनर नहीं होता, वो कंपनी का क्या होता है बच्चे? क्रेडिटर, या इसे बोला जाता है लोन क्रेडिटर, जिसने कंपनी को लोन दिया होता है। डिबेंचर हम सभी को पता है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत है नहीं, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। इसमें से हमारे पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर हमारे पास जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जी, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। इसके ऊपर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का आना ही आना है जी। अब हमारे पास पहला एक पॉइंट हो गया जी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छे से समझेंगे, मैं आपको बड़े सारे नाम बताऊंगा आज डिबेंचर्स के, आपको आते होंगे बट जिन बच्चों को नहीं आते होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डिबेंचर की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे मेरे पास जो पहला डिबेंचर होता है, एक सेकेंड, एक मिनट बच्चे, को, ठीक है जी। डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर या लोन क्रेडिटर बोला जाता है। फिर आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर पे। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक मैं अभी करा रहा हूँ टाइप्स ऑफ डिबेंचर, इसमें से आपके CUET में क्वेश्चन बच्चे 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के बच्चे मेरे पास डिबेंचर हो गए, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड, एज द नेम सजेस्ट, इनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं है और इनके अगेंस्ट क्या है जी? सिक्योरिटी है। अब ये नाम तो वो कॉमन नाम है जो हम सभी को पता है, बट एग्जाम में वो डिफरेंट नेम से पूछेगा। अनसिक्योर्ड डिबेंचर को नेकेड डिबेंचर भी बोला जाता है, नेकेड डिबेंचर या फिर सिंपल डिबेंचर, और ये सिक्योर्ड हो ही गए। देखो जी फटाफट से अगर मैं आपको समझाऊं, ये डिबेंचर जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी कंपनी ने नहीं रखवाई, ठीक है जी, द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर्स आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर।
अगर कंपनी कल को वाइंड अप होती है, बंद होती है, तो किसी एसेट्स को ये क्लेम पर्टिकुलरली नहीं कर सकते। सिक्योर्ड डिबेंचर के अगेंस्ट कोई ना कोई एसेट्स कंपनी ने रखवाई ज़रूर होती है। ठीक है जी। सेकंड में आते हैं हम टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सबका मीनिंग समझ में आना बहुत ढंग से ज़रूरी है आपको। अगर मैं टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो दो तरह के डिबेंचर हो गए बच्चे मेरे पास, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, रिडीमेबल जो कंपनी ने रिडीम करने हैं, इररिडीमेबल जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में रिडीम नहीं कर रही, जिनका पैसा कंपनी वापस नहीं कर रही। कंपनी जिनका पैसा वापस करेगी वाइंडिंग अप के टाइम ही। अब ये नाम तो हमें समझ में आ गया, बट एग्जाम में हमसे एक डिफरेंट नाम पूछेगा, परपेचुअल डिबेंचर। इन डिबेंचर्स का एक और नाम क्या होता है, परपेचुअल डिबेंचर। आपने पढ़ा होगा ना 12th में 11th में कंपनी की डेफिनेशन में, परपेचुअल सक्सेशन, पर्सन में कम पर्सन में गो, बट कंपनी चलती रहती है जी। तो इरिडीमेबल भी तो वही हो गया ना, तो इसका नाम क्या हो गया, परपेचुअल डिबेंचर। टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हो गया जी लाइफ, कंपनी जो डिबेंचर्स की लाइफ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। सुविधा रिप्लाई कर दिया। ये नोट्स आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे दोनों जगह मिल जाएंगे। मैं आपको बुक भी भेज दूँ, बुक का भी भेज दूंगा और अपने जो हैंड राइटर वाले हैं ये भी भेज दूंगा। थर्ड आते हैं बच्चे मेरे पास मोड पॉइंट ऑफ व्यू से। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल एंड नॉन, ये सारा हमने भी 12th में भी पढ़ा हुआ है, अपने टीएस ग्रेवाल में सारा कुछ लिखा हुआ है। कन्वर्टेबल बच्चे जिन डिबेंचर्स को हमने, जिन डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दी है कि आप अपने डिबेंचर्स को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कन्वर्टेबल हो गए। नॉन कन्वर्टेबल जिसमें आपने डिबेंचर होल्डर्स को कन्वर्जन का कोई राइट नहीं दिया है। ठीक है। अब जो कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है बच्चे, ये फिर दो तरीके का होता है, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसको शॉर्ट में एफसीडी बोलते हैं और इसको पीसीडी बोलते हैं। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। मोड्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो दो तरह के हो गए बच्चे, जिसमें हमने अपने डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन दी है कि आप अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल जिनमें हमने अपने डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन नहीं दिए कि आप अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये दो टाइप के हो गए जी, फुल्ली और पार्टली। पूरा कन्वर्ट हो सकते हैं या कुछ हिस्सा हम उनका कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ट्रांसफ़र डीड किसके लिए बनती है, या रजिस्टर्ड डिबेंचर का एक फ़ीचर बताइए। तो रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो हमने पढ़े, रजिस्टर्ड और बियरर। तो रजिस्टर्ड में क्या आ गया जी, वो डिबेंचर जिसको ट्रांसफ़र करने के लिए रेगुलर ट्रांसफ़र डीड बनाती है। और बियरर डिबेंचर में क्या हो गया जी, हमारे पास जस्ट डिलीवरी से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं जी, जस्ट वे ऑफ डिलीवरी। एक मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ अपनी आप पुरानी गाड़ी, स्कूटर, बाइक, स्कूटी कुछ भी सेल करते हैं, तो उसका आप एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाते हैं ना, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में, जैसे कि हम आरटीओ ट्रांसफ़र अथॉरिटी बोलते हैं, वहाँ पे उसका नेम चेंज कराते हैं रेगुलरली, प्रॉपर काम मतलब वो मस्ट हो जाता है। और बियरर का मतलब कोई भी चीज़ गिरी, सपोज़ मेरा 100 रुपीज़ का नोट गिर गया, वो जिसको मिल गया उसका हो गया बियरर। उसके ऊपर लिखा भी होता है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। बात समझ में आ गई बच्चे जी। नेक्स्ट आ जाता है जी कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कूपन रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरह के हमारे पास डिवेंचर्स होते हैं, स्पेसिफिक रेट वाले और ज़ीरो कूपन।
स्पेसिफिक रेट और कौन सा हो गया, ज़ीरो कूपन। स्पेसिफिक रेट बच्चे वो जो हमने पूरे डिबेंचर चैप्टर में पढ़ा, जिसके साथ आप ऐसे वर्ड पढ़ते हैं जी 8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है यहाँ पे हमारे पास। ज़ीरो कूपन बॉन्ड में क्या हो गया जी, विदाउट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके साथ कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है कोई फिक्स नहीं होता। इसका एक एग्जांपल बच्चे हमें देखना है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जस्ट नाम याद कर लेंगे, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? अच्छा जी, आगे प्रोसीड करते हैं। ये वाला एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब डिबेंचर जो होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के, मैंने क्या बताया जी आपको, क्या होते हैं, क्रेडिटर, और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर। ये सब बातें हमने पढ़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं जी शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर का डिफरेंस, तो ये कंपनी के क्या होते हैं जी, ओनर, और ये मेरे पास क्या होते हैं, क्रेडिटर। यहाँ पे जो इनकम होती है कोई फिक्स रेट नहीं होता, नो फिक्स रेट इनकम। यहाँ पे आपको फिक्स्ड रेट से मिलती है इनकम। यहाँ पे जो इनकम मिलती है शेयर होल्डर को, उसे डिविडेंड बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है बच्चे, इंटरेस्ट बोला जाता है। ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन इनका होता है, और यहाँ पे मैनेजमेंट में नो पार्टिसिपेशन होता है। ये सारी बातें हमको आती हैं। मैं प्रैक्टिकल पे आ जाऊँ फटाफट से। अब इसके देखिए जी, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारे पास एग्ज़ाम में इसकी जर्नल एंट्रीज लिखनी तो आएंगी नहीं, वो अलग अलग हमें केसेस देगा और उसमें जर्नल एंट्री लिखी होगी और हमें उसमें से चूज़ करनी होगी विच वन इज़ राइट, या कितना इंटरेस्ट हुआ, क्या कुछ हुआ। तो अब अगर हम इसको समझ लेते हैं, पहले बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन भी जो हमें एग्ज़ाम में पूछी जाती है, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन जी, डिबेंचर्स बैलेंस शीट में कहाँ जाते हैं, डिबेंचर्स बैलेंस शीट में, ठीक है जी। डिबेंचर होल्ड जो होते हैं हमारे बच्चे बैलेंस शीट में, याद करो पहले तो हम सभी को पता है ये लायबिलिटी होती है जी, एसेट होती है, ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। तो ये कहाँ जाएगा जी, इक्विटी और लायबिलिटी साइड में। आपको आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनते जाए। इक्विटी और लायबिलिटी साइड में किस मेजर हेड के अंदर जाता है ये, नॉन करंट लायबिलिटी में। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कहाँ जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। यह आप सभी को आता होगा, अभी अभी हमने रिसेंटली 12th में पढ़ा है, बट स्टिल मैं आपको सारा एक बार ही बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जी। फिर आ जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम बच्चे कहाँ जाता है हमारा, अगेन साइड तो यही रहेगी, इक्विटी और लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर किस में जाता है जी, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, जो जो टर्म्स अभी यूज़ होने वाली है मैं सबका बता रहा हूँ। फिर आ जाता है जी, जब आप डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू का क्या करेंगे जी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। डिस्काउंट ऑन इशू को हम क्या करते हैं बच्चे जी, याद करिए, इसको आप चार्ज करते हैं ना, बैलेंस शीट में से माइनस करते हैं। किस में से माइनस कर देते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से माइनस करते हैं, या फिर आप किसको यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, उसमें से आप डिस्काउंट को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देन आ जाते हैं जी हम
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये इंपॉर्टेंट है जी। ये सारे तो फिर सबको आते होंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन याद है जी, भी हमने पढ़ा था, जब आप रिडम्पशन के ऊपर आपने प्रॉमिस किया अपने शेयर होल्डर्स को कि आप ज़्यादा पैसे देंगे, तो ये बैलेंस शीट में बच्चे मेरा कहा जाता है नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है जी, नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। बात समझ में आ गई बच्चे सभी को? आगे आ जाएं। अच्छा जी, फिर एक टर्म आ जाती है जी इसमें, लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को भी बैलेंस शीट में आप क्या करते हैं, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हमारे पास एक वर्ड होता है जी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, पढ़ा था हम सभी ने अभी। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L में से क्या हो जाता है, ये सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये है, मैं बच्चे सिर्फ सिलेक्टेड आपको वही चीज़ बता रहा हूँ मेन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं जी जर्नल एंट्रीज़ पे। जर्नल एंट्री सारी इसकी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, हम सभी को आती है क्योंकि एग्ज़ाम में जर्नल एंट्री का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। वो आपको अलग अलग केसेस वाइज जर्नल एंट्री लिख के दे देगा और आपको उसमें से राइट वन पिक करनी होगी। डिबेंचर जब आप बच्चे इशू करते हैं तो एक इशू करते हैं आप पहले तो फॉर कैश, यानी कि जो बैंक आपने डिबेंचर्स इशू करे पैसा आया। दूसरा आपने डिबेंचर्स इशू करे थे फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जिसे कि आप वेंडर वाले टॉपिक के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या था जी, कोलैटरल सिक्योरिटी। एक एक करके तीनों टॉपिक की जर्नल एंट्री करनी है, कोशिश करेंगे बच्चे हम आज ही सारी जर्नल कर लें इसकी, सो दैट नेक्स्ट क्लास से मैं आपको इसके एनपीयू की तरफ क्वेश्चंस कवर करा दूंगा। जब आप डिबेंचर्स इशू करते हैं जी कैश में, तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लमसम और इंस्टॉलमेंट्स। लमसम का मतलब सारा पैसा एक साथ। ठीक है जी, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सपोज ए कंपनी इशू करती है, a company issue 10%, company issue 10%, 1000 debentures of ₹100 each at par। 1000 डिवेंचर 100 रुपये का एक है, पार पे इशू किए जी, और सारा पैसा एक साथ है। ऑल मनी ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एक साथ है, तो याद करिए क्वेश्चन कितनी एंट्री में ख़त्म हो जाता है, 2 एंट्री में। इस केस में हमें छोटी सी बात बस क्या याद रखनी है, एंट्री मेरी हो गई जी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये बात याद रखनी है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अगला मेरे पास क्या हो जाएगी जी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। याद आ रही है बच्चों सभी को? ये जो 10% है ये क्या होता है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे एक छोटी सी बात क्या याद रखनी है जी, अगर सारा पैसा एप्लीकेशन पे है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड आएगा, और इंस्टॉलमेंट में है तो वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ये सारे हमारे पास चलेंगे।
अब इसमें मेरे पास यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो हमने पहले भी 12th में पढ़ी थी, उसको एक बारी हम फटाफट से समझ लेते हैं। देखो जी, हमने जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हम डिबेंचर हमारे सिलेबस में इशू भी है और रिडम्पशन भी है। रिडम्पशन का मतलब होता है बच्चे रीपेमेंट, पैसा वापस करना। डिबेंचर इशू आप पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, और आप डिबेंचर इशू डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, जबकि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। रिडम्पशन या रीपेमेंट पार पे और प्रीमियम पे ही हो सकती है, रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होती। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था 12th में भी अभी अपने रिसेंटली CBSE एग्ज़ाम में कि बड़ी सारी ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो हम उन सारी केसेस को फटाफट से एक बारी रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट केस, क्वेश्चन में लिखा है जी, अ कंपनी इशू 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 each एट पार, कॉमा रिडीमेबल एट पार। अब मुझे जर्नल एंट्री लिखते टाइम क्या इस चीज़ पे फोकस करना है जी, रिडम्पशन कैसे है और इशू कैसे है। इशू भी पार पे है, रिडम्पशन भी पार पे है, तो मेरी जो इशू की एंट्री होनी है बच्चे, वो नॉर्मल एंट्री होगी बिल्कुल। क्या एंट्री बनेगी मेरे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है बच्चे, इशू भी पार पे था, रिडम्पशन पे भी पार था, तो यानी कि 100 आए और रिडम्पशन भी 100 रुपीज़ में हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड केस, अ कंपनी इशू 10% डिवेंचर of ₹100 each at 10% प्रीमियम। बच्चे आपने प्रीमियम पे इशू करा, यानी कि आपने महंगा बेचा, सस्ता बेचा, महंगा बेचा, ठीक है जी, कॉमा रिडीमेबल एट पार। अब मुझे यहाँ बात समझनी है जी, इशू तो प्रीमियम पे है, रिडम्पशन पार पे है, यानी कि आप 100 रुपीज़ का डिबेंचर 110 में बेच रहे हैं, पैसे रिटर्न 100 ही करेंगे। अभी हमने इसकी बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन समझी, ये वाला जो प्रीमियम है बच्चे अच्छे से समझना है, आप सभी को आता होगा, फिर भी मैं रिकॉल करा रहा हूँ, ये वाला प्रीमियम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कहलाता है। ठीक है जी, ये हमारा फ़ायदा होता है, क्रेडिट में आता है। तो मेरे पास एंट्री क्या रहेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने पैसे आएंगे बच्चे, 110, 10 रुपीज़ प्रीमियम में ला के। नेक्स्ट एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, 110, 100 और 10। हमसे जनरल एंट्रीज में क्या पूछता है बच्चे इस चैप्टर की, अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि कोई भी डाटा दे देगा, बोलेगा जी सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट आएगा, प्रीमियम और रिडम्पशन में कितना अमाउंट आएगा, ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, या आपको जनरल दे देगा बड़ी सारी गलत सही अलग अलग डिफरेंट अमाउंट के साथ। थर्ड केस,
बच्चे इस चैप्टर के बाद हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमने बोर्ड में नहीं पढ़ा हुआ सीबीएसई क्लास के लिए अपनी 12th में, तो वो ध्यान से करना है ज़रूर। और इसके लिए तभी मैं पहले ये रिवाइज करा रहा हूँ, ये भी आना ज़रूरी है। थर्ड पॉसिबिलिटी जी, अ कंपनी issues 10% डिबेंचर of ₹100 each at 5% discount, redeemable at par। देखो जी, इशू तो डिस्काउंट पे है, रिडम्पशन पार पे है। जब हमने इशू किया तो पैसे कम लिए हैं और रिडम्पशन पे हम पूरे देंगे जी, ठीक है। तो इशू डिस्काउंट पे हुआ तो नुकसान हुआ, लॉस हुआ, डेबिट साइड आता है। अब पहली एंट्री ही हमें ध्यान से लिखनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बच्चे, 95। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 रुपये का नुकसान हो गया आपको, 2% डिबेंचर 100। याद रखेंगे बच्चे, जब कभी भी अब ये परसेंटेज डिबेंचर लिखते हैं ना, तो इसमें ऑलवेज कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, फेस वैल्यू। और कभी भी डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं गिवन होगी तो वो स्टैंडर्ड होता है, उसको हम कितना लेते हैं बच्चे, 10 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ केस में, अ कंपनी इशूड The company issued 10% debenture of ₹100 each at par, इशू पार पे है, कॉमा रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। इशू पार पे है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है। देखिए जी, इशू पार पे है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है। तो हमारी एंट्री मीनिंग क्या होगा, अगर मैं आपको समझाऊँ, 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, इशू तो आप कर रहे हैं 100 में, ये इसकी फेस वैल्यू हो गई, और आप फ्यूचर में आपको वापस कितने करने हैं, 105। तो 5 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पे आपको। तो मैंने एंट्री क्या लिखनी है जी, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस एंट्री का मीनिंग क्या होता है जी, कितने पैसे आए। पैसे तो आपकी जेब में 100 रुपीज़ ही आ रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। देखो बच्चों, मैं आपको हमेशा बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जब भी आप प्रीमियम और रिडम्पशन होता है आपके पास, और अगर आपको अच्छे से आती है तो बात ठीक है, बट अगर वाइज कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी कंफ्यूज होता है तो पहले वो अपनी नॉर्मल एंट्री लिखे। ये मेरी नॉर्मल एंट्री हो गई, क्योंकि रिडम्पशन के ऊपर प्रीमियम है, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा। अब मैं ज़्यादा पैसे दूंगा तो ये नुकसान है हमारे लिए, कंपनी के लिए। तो लॉसेस कौन सी साइड जाते हैं, डेबिट साइड। तो ये डेबिट में आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना लॉस हो रहा है, 5। अब मेरी एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बच्चे बात समझ में आ गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सभी ने समझनी है, मैंने अभी क्लास के शुरुआत में भी समझाई थी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में फ़र्क होता है। ये हमारा फ़ायदा होता है,
ये बेसिकली रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है हमारा, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होता है कंपनी के लिए, लॉस होता है। ये हमारी लायबिलिटी होती है जी, नॉन करंट लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में जाता है, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में ये भी जाता है लायबिलिटी साइड में, बट शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट केस समझते हैं बच्चे। चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं आता एग्ज़ाम में, एक वेंडर, इसके बाद बस वेंडर वाला टॉपिक ही बचेगा जो एग्ज़ाम में हमारे को इसमें से पूछा जाता है। नेक्स्ट कौन से केस से अपने ये करिए, 5th केस देखिए जी। अ कंपनी इशूड 10% डिबेंचर of ₹100 each at 5% premium, redeemable at 10% प्रीमियम। इशू 5% प्रीमियम पे है, रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे है। फेस वैल्यू 100 है। आप जब इशू कर रहे हैं तो 5% एक्स्ट्रा 105 रुपये ले रहे हैं। जब आप रिडम्पशन कर रहे हैं, तो 10% 10 रुपये एक्स्ट्रा 10 रुपये दे रहे हैं। तो अभी लॉस कितने का हुआ बच्चे, 10 रुपीज़ का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर होता है सर 5 रुपये का लॉस हुआ, 105 आए, 110 चले गए। बिल्कुल गलत। मैं आपको बार बार बात समझा रहा हूँ, ये इशू वाला प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, ये वाला प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों फेस वैल्यू से कंपेयर होते हैं। 100 रुपये के ऊपर 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो। बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए जी, इसकी एंट्री समझते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें मेरे पास कितने पैसे आएंगे बच्चे, 105। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 105। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो पहले नॉर्मल एंट्री लिख ले, टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। 105 है, 100 की फेस वैल्यू, परसेंटेज डिबेंचर में ऑलवेज फेस वैल्यू जाती है। 5 रुपये मेरा क्या हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब सॉरी 5 रुपये क्या हो गया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था जी मैं आपको ज़्यादा पैसे देने वाला हूँ, तो ये नुकसान हो गया, तो ये डेबिट में आ जाएगा मेरे पास। किसके नाम से आता है जी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10। और इसको बैलेंस करने के लिए नीचे हम क्या लिखते हैं जी, क्रेडिट साइड में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए नेक्स्ट केस करते हैं। देखो ये सिक्योरिटी प्रीमियम अलग है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अलग है, कंबाइंड नहीं करना। ये मेरे लिए फ़ायदा है, ये मेरे लिए नुकसान है। बार बार समझा रहा हूँ, आते दोनों बैलेंस शीट में ही है। ये रिजर्व एंड सरप्लस है, ये अदर नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, ये वाला तो आप रिडम्पशन के टाइम वापस करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये आपको इशू पे मिल रहा है, ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। ठीक है सतनाम, यही दिक्कत थी। अपना हैंड लोअर कर लें बच्चे। पावनी जी, पावनी भाई क्या, नेक्स्ट केस पे आते हैं जी। बच्चे हैंड लोअर कर लो अपना प्लीज़ मुझे। कंपनी इशूड, मैं भी सारे नोट्स वगैरह भेज दूंगा बच्चे आपको। 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% डिस्काउंट। आपने इशू किया जी डिस्काउंट पे, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। इशू डिस्काउंट पे है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है। इशू डिस्काउंट का क्या मतलब है,
इशू डिस्काउंट का क्या मतलब है जी, आपने डिबेंचर से पैसे कम लिए, रिडम्पशन के टाइम आपको ज़्यादा पैसे देने हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको समझाऊं, फेस वैल्यू 100 रुपये है, जब आपने इशू किए तो आपकी पॉकेट में 95 आए, जब आप रिडम्पशन करेंगे तो आप 110 वापस करेंगे। एक सेकंड बच्चे रुकेंगे। हाँ जी सॉरी बच्चे, देखो इशू हमने किया 95 में, रिडम्पशन करेंगे 110 में, तो मुझे 5 रुपये का नुकसान यहाँ हो रहा है, 10 रुपये का नुकसान यहाँ हो रहा है। तो मेरी जो एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये मेरे पास हो गए जी। पैसे कितने आए इसमें 95, और नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 टू परसेंटेज डिबेंचर, मुझे गिवन है 10%, इसमें 100 लिखना है, और मुझे डिस्काउंट कितना देना पड़ा जी 5। ठीक है, ये मेरी नॉर्मल एंट्री हो गई। मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे ही वो बोले रिडम्पशन प्रीमियम पे है, देखो जी रिडम्पशन प्रीमियम पे है ना, तो डेबिट में मुझे क्या ऐड कर देना है जी, लॉस। लॉस मेरा आ गया 10, और इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10। अच्छा, फिर हम सभी ने 12th में अपने ये भी पढ़ा, ये इस डिस्काउंट और लॉस को हम क्लब कर सकते हैं। ये क्लब कर देंगे तो ये लॉस मेरा कितना हो जाएगा बच्चे, 15 रुपीज़। याद है, देखो मैंने आपको नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि पहले आपने लिखा जी डिस्काउंट 5 लिख लिया, लॉस 10 लिख लिया, और आप इसको डायरेक्टली 5 को और 10 को मिला के कितना कर सकते हैं बच्चे, 15 रुपीज़ का आपका टोटल ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है जी कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला, वेंडर वाला टॉपिक। वेंडर वाले में बच्चे, जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे पास वेंडर वाले टॉपिक में स्टैंडर्ड एंट्री क्या होती है। पहली एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स में आप कौन सी एसेट्स खरीद रहे हो, वेंडर में क्या आ जाता है जी, उसका नाम किस पर्सन से खरीद रहे हैं। और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाती है, वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, वेंडर को आप कितने डिबेंचर दे रहे हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है जी, बताइए आप नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। क्या फॉर्मूला होता है जी, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। अभी परचेज कंसिडरेशन पीसी तो मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी। इशू प्राइस मेरा 3 तरीके से हो सकता है जी। मैं डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ पार पे, प्रीमियम पे, या फिर डिस्काउंट पे। पार पे, प्रीमियम पे, या फिर डिस्काउंट पे। अगर 100 रुपये का डिबेंचर है, 100 में बेच रहे हैं तो इशू प्राइस 100 हो गया। 10 रुपीज़ प्रीमियम पे बेच रहे हैं तो 110 हो गया। 5% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं तो 95 हो गया। पीसी मुझे क्वेश्चन में गिवन होती ही है, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। ठीक है बच्चे, अब ये वाली जो मेरी सेकेंड एंट्री है, ये जो एंट्री हमने लिखी ये हो गई मेरी पार वाली। अगर आप वेंडर को डिबेंचर्स दे रहे हैं और आपने डिबेंचर्स दिए जी, यानी कि जब आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो हमारी स्टैंडर्ड एंट्री क्या होती है, वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ठीक है जी, फिर अगर डिस्काउंट पे होती है तो वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है बच्चे, अब ये जो वेंडर में अमाउंट आता है ये मेरी पीसी हो जाती है, डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ वो डिवाइड बाय इशू प्राइस। अब यहाँ पे जो मेरी अमाउंट होती है, यहाँ पे आपको सभी को याद होगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैसे आता है उसको बात समझ लेते हैं।
अगर क्वेश्चन में लिखा है जी, सपोज बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, हमने एक बिजनेस टेक ओवर करा, बिजनेस में मेरे पास एसेट्स भी आएंगी, लाइबिलिटीज़ भी आएंगी। क्वेश्चन में लिखा जी हमने बिजनेस टेक ओवर करा, तो सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू वेंडर टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन में लिखता है जी हम बिजनेस टेक ओवर करते हैं और सपोज बिजनेस की जो वर्थ है, एक बहुत सिंपल सी अमाउंट ले लेता हूँ समझाने के लिए, 100 रुपीज़ है। परचेज कंसिडरेशन मेरी 150 रुपीज़ फिक्स है। लाइबिलिटीज़ 10 है। जनरल मुझे लिखनी आती है, एसेट्स डेबिट हो गई, पीस वेंडर का अमाउंट क्रेडिट हो गया, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट हो गई। क्या ये मेरी एंट्री बैलेंस हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही जी। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट में 60 रुपीज़ का। तो इस डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे? गुडविल। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी जी, ठीक है जी, गुडविल। अब ये गुडविल से यहाँ पे क्या मतलब है मेरे पास, इसको मीनिंग भी समझ लेते हैं। ये क्या हो गया जी, मेरी जो बिज़नेस की नेट वर्थ है मैं उससे ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ जितने का सामान ले रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का आता है। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको मिल भी जाएगा ये, देखिए इस टाइप का। यानी कि जो बिज़नेस की नेट वर्थ है आप उससे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ की यहाँ पे आपने एसेट्स ली, 10 की लाइबिलिटी थी, तो बिज़नेस की जो नेट वर्थ निकल के आ रही है वो 90 आ रही है। आप पे कितने कर रहे हैं? 150। 60 रुपीज़ आप एक्सेस पे कर रहे हैं नेट वर्थ से ज़्यादा। अगर आप नेट वर्थ से ज़्यादा पे करते हैं तो बच्चे वो क्या कहलाता है? गुडविल। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। हमने बिज़नेस टेक ओवर करा तो बिज़नेस में मेरे पास एसेट्स भी आई, लाइबिलिटीज़ भी आई, वेंडर की अमाउंट परचेज कंसिडरेशन फिक्स थी 100 रुपीज़, एसेट्स आई बच्चे मेरे पास इसमें 150 की, लाइबिलिटीज़ थी 10 की। तो क्या मेरी एंट्री बैलेंस हो रही है? नहीं हो रही जी, डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है। तो डिफरेंस जो क्रेडिट में आता है तो बच्चे इसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं इसे? कैपिटल रिजर्व। वाई कैपिटल रिजर्व? मनन अभी सुन रहा हूँ बच्चे, आपकी बात हैंड लोअर कर लो, अभी देखता हूँ। ये कैपिटल रिजर्व मेरे पास क्यों आया जी? इसको कैपिटल रिजर्व क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये मेरा फ़ायदा है। क्या ये रूटीन नेचर में होने वाला फ़ायदा है? नहीं। अच्छा जी, कैसे फ़ायदा है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए बिजनेस आपने एसेट्स ली 150 की, 10 की लाइबिलिटी, टोटल हो गया 140। वेंडर को आप दे रहे हैं 100, तो 40 रुपीज़ आप कम दे रहे हैं ना, तो ये आपका फ़ायदा हो गया बच्चे। ये किस में चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ये आ जाता है बच्चे जी।